नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शनिवार 25/9/2021 को लिए गए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 8वें टेस्ट को सॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जो टेस्ट लिया गया था टीचमेंट टेस्ट ऐप पे, जो आपका 8वां टेस्ट था, उसका पहला जो क्वेश्चन है कि टिन तथा जिंक के मिश्रण से निर्मित फिलर मेटल का प्रयोग किस धातु पर सोल्डरिंग हेतु किया जाता है। टिन और जिंक, इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग से जो शोल्डर बनता है, उस शोल्डर का प्रयोग अपने करते हैं एल्यूमिनियम पर। किस पर करते हैं? एल्यूमिनियम धातु पर सोल्डरिंग करने के काम में आता है। तांबे पर लेड और टिन का होता है। चांदी के शोल्डर में हमेशा चांदी मौजूद रहेगी और सोने के शोल्डर में हमेशा सोना गोल्ड उपस्थित रहेगा। लेड, टिन और जिंक का उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपने। अगला क्वेश्चन है, स्टील को चुंबकित करना कठिन है, इसका संभावित कारण क्या है। अब स्टील को चुंबक क्यों नहीं बना सकते, तो उसका कारण क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है, ये जल्दी खराब हो जाता है। नहीं, स्टील तो बहुत ही बढ़िया मेटल है, जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन ये वो कारण नहीं है जिससे उसे चुंबकित करना कठिन हो। दूसरा, इसका विशिष्ट गुरुत्व उच्च होता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व उच्च है, लेकिन विशिष्ट गुरुत्व अर्थात रो का मैग्नेटाइजिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। इसकी परमेबिलिटी जो है वो निम्न है। परमेबिलिटी का मान जो है इसका कम होता है। बिल्कुल, जो स्टील है आपका, उसकी परमेबिलिटी यानी कि जो चुंबकत्व को धारण करने का गुण होता है वो इसका बहुत ही क्या होता है, भी कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है वो चुंबकित करने में या इसको चुंबक बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह ऊष्मा का चालक नहीं है। हीट का मैग्नेट से रिलेशन है, लेकिन धातु है तो ऊष्मा का बढ़िया चालक है। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। हमें हमारा उत्तर मिल गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से धातु जोड़ की किस प्रक्रिया में फिलर क्या चीज है भी आपका? फिलर आपका सोल्डर मेटल है, या वो चीज है जो जोड़ को लगाने में मदद करेगा कि पिघलने का ताप जो है वो 425 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो भी, कम हो। इस तापमान से कम जोड़ लगाने की जो ऊष्मीय विधि है वो आपकी एकमात्र विधि है, कौन सी भी? सोल्डरिंग। ब्रेजिंग के अंदर टेम्परेचर जो है वो 425 से ऊपर रहता है, लगभग 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और वेल्डिंग के अंदर ये टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई 2000-2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है भी। गैल्वेनाइजिंग तो एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जंगरोधी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो ये वेल्डिंग या किसी जोड़ने की विधि नहीं है। हाँ, धातु पर परत है वो एक अलग बात है। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया है कि 450 या 425 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जो सोल्डर पिघल जाता है या फिलर पिघल जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भी? सोल्डरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चौथा कि एक केबल की ब्रेकडाउन वोल्टेज किस कारक पर निर्भर करती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पर एक केबल है वो एक चालक है या जो एक अचालक है वो अपना अचालक तब खो देता है और उसके बाहरी अचालक आवरण में भी धारा प्रभावित होना संभावित होता है। तो ये उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है एक तरीके से। इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल मैटर करती है। जितनी ज्यादा नमी प्रवेश कर जाएगी तो नमी विद्युत का चालक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के मान में कमी आ जाएगी। कार्यकारी तापमान, बिल्कुल चालक जो है तापमान बढ़ने पर बहुत अच्छे चालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि ये एनटीसी टाइप गुणांक रखते हैं। इसका बारे में याद रखना, अचालकों का ताप गुणांक क्या होता है भी? एनटीसी। उसके बाद में वोल्टा के प्रवाह का समय, बिल्कुल जितने लंबे समय तक वोल्टेज जनरेट आप वोल्टेज के अंदर से फ्लो करवाओगे उससे केबल हीट होगी। हीट होने से जो केबल का इंसुलेशन है वो ब्रेकडाउन हो सकता है भी। तो ए व सी ये भी सही है, क्योंकि ए बी सी तीनों ही सही हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण है आपके एक केबल के ब्रेकडाउन होने के। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध वह कारक है जो प्रभावित नहीं होता। तो इन ऑप्शनों में से वो कारक हमें छांटने हैं जिससे विशिष्ट प्रतिरोध जो है प्रभावित नहीं होगा। कुछ ऐसे कारण होंगे जिससे विशिष्ट प्रतिरोध प्रभावित होता है और कुछ से प्रभावित नहीं होता। तो नहीं होता उसे छांटने हैं। तो लंबाई परिवर्तन से, बिल्कुल विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। एक तांबे की तार की लंबाई आप 10 गुना 20 गुना कुछ मर्जी कर दो, जब तक वो तार तांबे की है, जब तक वो एक विशेष धातु की है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो क्या रहेगा भी? नियत यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तापमान परिवर्तन से, बिल्कुल तापमान परिवर्तन से विशिष्ट प्रतिरोध प्रभावित होता है, लेकिन हमें ऑप्शन चाहिए नहीं होता। तो ये तापमान परिवर्तन से प्रभावित होता है। जब ये होता है तो हम इसको गणनाओं में नहीं लेंगे। नेक्स्ट, व्यास परिवर्तन से, बिल्कुल व्यास परिवर्तन से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आकृति परिवर्तन से विशेष प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ए, सी और डी तीनों ऑप्शन आपके इसके राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका इसका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण घरेलू तार अधिष्ठापन में प्रयुक्त अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारे घरों में जो अर्थ वायरिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट, यदि आपने अर्थिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1 ओम या इससे क्या रखने का प्रयास करते हैं, कम। ये आपके जो आपके वितरण केंद्र हैं, उत्पादन केंद्र हैं, उन स्थानों पर यह मानक लागू होता है 1 ओम या उससे कम का, बाकी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में जो अर्थिंग की जाती है उसके रेजिस्टेंस के मान जो है 5 ओम से क्या होना चाहिए भी, कम। मिनिमम 5 ओम से जितना कम कर सको, 1 ओम से कम करो तो उसका तो कहना ही क्या है, तो 5 ओम से कम होना चाहिए। 100 ओम तो बहुत ज्यादा है अर्थ रेजिस्टेंस के लिए, ये सही नहीं है। बहुत अधिक कुछ मतलब ही नहीं, अर्थ का प्रतिरोध तो बहुत कम होना चाहिए। कुछ किलो ओम तो होना ही नहीं चाहिए। 1 ओम से भी बहुत कम होगा, लेकिन 1 ओम से बहुत कम कर पाना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम प्रॉपर अर्थिंग तो करते हैं घर में, लेकिन उसके अंदर वो मटेरियल, वो चीजें, वो मानक, वो स्टैंडर्ड पूरे अप्लाई नहीं कर पाते जिससे 1 ओम से कम हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो कितने ओम से कम होना चाहिए, 5 ओम से कम होना चाहिए भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका 7वां क्वेश्चन। एक चुंबकीय सुई को यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। यदि एक मैग्नेटिक नीडल है, बना देते हैं यहां पे, देखिए इस प्रकार से एक चुंबकीय सुई है, इसका ये N सिरा है, ये S सिरा है, और इसको हमने एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसके चारों ओर फ्लक्स घनत्व उपलब्ध है, B उपलब्ध है, कह सकते हैं B उपलब्ध है इसके चारों ओर एरिया के अंदर। अब ये सुई क्या होगी, असमान चुंबकीय क्षेत्र, कहीं चुंबकीय क्षेत्र कम है, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा गया है, तो एक बल तो अनुभव करेगा ही करेगा, तो हमें बल तो देखना ही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक टॉर्क लेकिन बल नहीं, लेकिन बल तो महसूस करेगा ही करेगा, बल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ना तो कोई बल और ना ही टॉर्क, नहीं, हमें पता है कि बल तो महसूस होगा ही होगा, लेकिन बल न पैदा होने का सवाल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है बल व टॉर्क दोनों असमान चुंबकीय क्षेत्र है, तो हो सकता है ये निडल है जो उसका घुमाव चुंबकीय क्षेत्र के उस ताकतवर हिस्से की ओर हो जाए, एन को इस चुंबकीय क्षेत्र का एस पोल जहां कहीं भी होगा वो इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, या हो सकता है एस पोल को इस चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का जो एन पोल है अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो ये चुंबकीय सुई घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो बल तो अप्लाई हो ही रहा है, फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई होगा, साथ में जब ये घूमेगी तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा भी, टॉर्क। तो हम कह सकते हैं कि बल व टॉर्क इसके ऊपर दोनों अप्लाई होंगे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे चलते हैं डी ऑप्शन पर, एक बल लेकिन टॉर्क नहीं। नहीं, जब असमान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय सुई जो है वो स्थिर होने का प्रयास करेगी तो घूमेगी जरूर, तो टॉर्क तो उत्पन्न होगा ही होगा, तो ये भी गलत है, उपरोक्त सही हो नहीं सकता क्योंकि हमारे उत्तर में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8वें पर। क्वेश्चन है, 3 सुइयां N1, N2 और N3 क्रमशः एक लोह चुंबकीय, एक अणुचुंबकीय व एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी है। क्या होगा यदि एक स्थायी चुंबक को उनके निकट लाया जाए। तो हमारे पास 3 तरह के पदार्थ हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो एक जो पदार्थ है वो बना है, मान लेते हैं लोहे का, हम उदाहरण ले लेते हैं लोह चुंबकीय का, तो ये है लोहे का। दूसरा है अणुचुंबकीय, तो यहां इसको मान लेते हैं ये है तांबे का, और यहां ये मान लेते हैं अपने कोई प्रतिचुंबकीय है तो इसको मान लेते हैं ग्लास यानी कि कांच। तो कांच एक प्रतिचुंबकीय, आप सभी को पता होगा। अब इन सब के निकट हमने एक परमानेंट मैग्नेट लेके जानी है, एक परमानेंट मैग्नेट जिसमें N होगा, S होगा, इसके निकट भी एक परमानेंट मैग्नेट लेके जाएंगे, इसमें भी N और S है, इसके निकट भी एक परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट की पोजीशन चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे, N और S लेके जाएंगे। अब कह रहा है कि होगा क्या, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन इंग्लिश में है, थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे। अट्रैक्ट N1 को आकर्षित करेगा, जो सुई N1 थी जो किससे बनी थी, लोह चुंबकीय से बनी थी, बिल्कुल आकर्षित करेगा, बिल्कुल सही है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N1 को बहुत ही ताकत के साथ आकर्षित करेगा, बिल्कुल लोहे की बनी है, चुंबक लोहे को अपनी ओर बहुत ही ताकत से खरीदेगा। बट रिपल N2 एंड N3 वीकली, रिपल मतलब उसको फेंकेगा दूर, उसको दूर धकेलेगा, यानी कि तांबे और कांच को तो दूर धकेलेगा बहुत ही कम शक्ति के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है भी, ठीक है ना। तांबे के ऊपर ये जो बल अप्लाई करेगा उस बल का मान जो है वो रिपल नहीं होगा, वो अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन हाँ मान बहुत कम होगा, और कांच को वो प्रतिकर्षित करेगा ही करेगा, ये हमें पता है, ठीक है। ये ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका रिपल मैच नहीं हो रहा है, किसके लिए भी, अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अट्रैक्ट ऑल 3 ऑफ देम, सभी को आकर्षित करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत हो गया। अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, बिल्कुल सही, ये पहले में भी सही था। N2 वीकली, यानी कि N2 को आकर्षित ही करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कम शक्ति से। एंड रिपल N3 वीकली, और जो N3 है उसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा वीकली। तो बिल्कुल हमने यही पढ़ा था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबक से कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन सी के अंदर वो तीनों बातें क्लियर हो रही है जो लोह चुंबकीय, अणुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर लागू होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अट्रैक्ट N1 एंड N2, N1 एंड N2 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, नहीं, वो तांबे को अपनी और जबरदस्त तरीके से या बहुत ही बल से खींच नहीं पाएगा, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बट रिपल N3, देखो रिपल N3 सही है, लेकिन ये बात गलत हो गई इसके अंदर। रिपल आर 3 ऑफ देम, नहीं, ये बात भी गलत है। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया जो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर एक स्थिर वोल्टा आपूर्ति से जुड़ा है, कुछ सेकंड में उसमें गुजरने वाली करंट को स्थिर मान मिल जाता है, इसका प्रारंभिक धारा क्या होगी? तो कहने का मतलब है कि एक हीटर है, एक हीटर कॉइल है आपकी इस प्रकार से, ये एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पर V मान लेते हैं, ये फिक्स है, 100 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी है, उसमें परिवर्तन नहीं है। कह रहा है कि कुछ सेकंड में उससे गुजरने वाली करंट को उसका स्थिर मान मिल जाता है, यानी कि जो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है आई, वो थोड़ी देर बाद में 1-2 सेकंड के बाद में कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, नियत हो जाती है। लेकिन उस कुछ देर से पहले क्या थी, यानी कि जो आई थी वो कुछ सेकंड समय से पहले क्या थी? तो पहले वो थी जो स्थिर धारा है उससे कुछ क्या होती है भी ज्यादा। हमें पता है कोई भी मशीन जब हम ऑन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग करंट जो होती है वो उसकी रनिंग या उसकी कार्यकारी करंट से कुछ ज्यादा होती है। तो इसका उत्तर होगा जो आपकी करंट फ्लो हो रही है इस समय, जो फिक्स मान हो मिल चुका है उससे कुछ क्या होगी भी ज्यादा। तो इसकी स्थिर धारा से कुछ क्या होती है? अधिक होती है। कम नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती, शून्य होने का मतलब नहीं है, इनमें से कोई हो नहीं सकता, तो उसकी धारा से थोड़ी सी क्या होगी भी अधिक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि n सेल जिनका EMF E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है वह इन्हें समांतर में जोड़ा जाए तो इनका कुल EMF व आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर के अंदर पैरेलल में जब आप सेलों को जोड़ते हो, मैं 2 सेल आपको जोड़ के बता देता हूं। इस प्रकार से जब हमने 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर का रूल कहता है कि समांतर क्रम में जुड़े सेलों का जो कुल विद्युत्वाहक बल ET होता है वो बराबर होता है E के, यानी कि ET एक सेल की वोल्टेज के बिल्कुल क्या होता है? बराबर होता है। यदि ये 2 वोल्ट का सेल है, ये भी 2 वोल्ट का सेल है, तो यहां भी कितनी वोल्टेज मिलेगी? 2 वोल्ट। तो हमें सबसे पहले तो ET वाले जो है फॉर्म वो देखनी पड़ेगी किस ऑप्शन में सही है कि ET बराबर E। तो ET बराबर E जो है आपका सही इसके अंदर दे रखा है। ET बराबर N इंटू E दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन N इंटू E दे दिया, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है E, ठीक है, इसमें मिल गया हमें। और पांचवा ऑप्शन N इंटू E इसमें दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसमें से चुनाव करना है। अब पैरेलल में है और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है पैरेलल के अंदर जो RT कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बराबर होता है R बटा में N, यानी कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि हम R1 माने, इसका रेजिस्टेंस यदि हम R2 माने, और जब इनकी वोल्टेज समान है, सब कुछ समान है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है भी इक्वल। तो R बटा में N फॉर्मूले से हम टोटल आंतरिक प्रतिरोध इसका ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं R बटा में N कहां है। तो पहले ऑप्शन में जो है वो N इंटू R है, तो ये सीरीज के लिए लागू हो जाएगा लेकिन पैरेलल के लिए लागू नहीं होगा। तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन। हमारा इसका उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। इसमें R बटा N हमें नजर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ GI अर्थ प्लेट। तो GI अर्थ प्लेट का साइज क्या मेजरमेंट है, क्या आपको बताया गया है? मानकोम इंडियन स्टैंडर्ड में अर्थिंग के रूल जो है उसके अंदर बताया गया है कि ये 60 सेंटीमीटर लंबाई की होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर ये चौड़ाई की होनी चाहिए। लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी 60 होनी चाहिए, और जो थिकनेस इसकी मोटाई है वो होनी चाहिए मिनिमम 6 mm। कितने mm? 6 mm। तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6 mm, यानी कि 2 बाई 2 फुट की होनी चाहिए। ये 2 इंटू 2 फुट कह सकते हो आप इसको, 2 बाई 2 फुट की, यानी कि कुल 4 स्क्वायर फुट की आपकी प्लेट होगी और जिसकी थिकनेस होगी कितने mm? 6 mm। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल्ट जिसके हेड में षष्ठ भुजाकार खांचे हों उसे खोलने व कसने में प्रयुक्त औजार है। षष्ठ भुजाकार खांचों का मतलब है कि एक बोल्ट है इस प्रकार से और उसके हेड पर इस जगह षष्ठ भुजाकार क्या कटा है भी? खांचा कटा है। इस प्रकार के पेचों को खोलने के लिए एक विशेष औजार होता है, उसको बोलते हैं एलन की। क्या बोलते हैं? एलन की। इस प्रकार से एल आकृति की एक की होती है। इसका जो ये वाला सिरा और ये वाला जो दोनों सिरे हैं इस पे भी षष्ठ भुजाकार खांचे ही कटे होते हैं और ये जो है इस खांचे के अंदर पूरी तरह से सेट बैठता है। तो इसको बोलते हैं एल की सेट, एलन की सेट। एल टाइप में है तो एलन की सेट इसको कहा जाता है। बहुत अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग पेचों पे अलग अलग mm के ये जो खांचे बनाए जाते हैं उसके हिसाब से एलन की का प्रयोग किया जाता है अभी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 लैंपों में से एक अधिक व दूसरा कम चमकता है, इनमें से किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा यदि उन्हें बारी बारी से एक ही वोल्टेज के साथ समांतर में जोड़ा जाए? तो हमारे पास 2 लैंप हैं, ये रहे, ये लैंप 1 हो गया, ये लैंप 2 हो गया। हमने इसको सप्लाई दे दी, एक पैरेलल में जोड़ना है, इसको भी वोल्टेज दी है और इसको भी सेम वोल्टेज हमने प्रदान की है। अब कह रहे हैं कि एक लैंप अधिक चमकता है, तो ये लैंप है जो ये बहुत ही ज्यादा प्रकाश दे रहा है,
ये हम कह सकते हैं भी। और ये जो लैंप है ये प्रकाश बहुत ही क्या दे रहा है भी, कम दे रहा है, ये थोड़ा प्रकाश दे रहा है। तो एक लैंप का प्रकाश ज्यादा और दूसरे का प्रकाश जो है वो कम है, यदि बारी बारी से एक ही वोल्टेज से हमने इससे जोड़ा है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस लैंप का जो प्रतिरोध है वो अधिक होगा, तो आपको अधिक प्रतिरोध वाले लैंप का चुनाव करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लैंप आपका ज्यादा प्रकाश दे रहा है मतलब इसकी शक्ति वाटेज P क्या है भी, हाई है। जब इसकी P हाई है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही क्या है, कम। और जो कम प्रकाश दे रहा है इसकी P यानी कि पावर वैल्यू बहुत ही कम है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू काफी हाई है। ये नॉर्मल ओम के नियम से आप समझ सकते हो या पावर के जो फॉर्मूले हैं उनसे आप समझ सकते हो। तो जिस लैंप की रोशनी कम है वो कम वाट का है, क्योंकि वोल्टेज सेम है इसलिए वाटेज इनकी अलग अलग होगी। अब ये जो कम प्रकाश दे रहा है कम वाटेज का है, तो कम वाटेज का है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो हम लिखेंगे जो कम चमक रहा है उसका प्रतिरोध क्या है, दूसरे से काफी ज्यादा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा जनित्र ऊष्मा। ये जनित्र नहीं है, तय को तय में तब्दील कर लेना, अभी इसको तय पढ़ लेना, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। धारा जनित ऊष्मा रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। जो धारा प्रवाह के कारण जो हीट जनरेट होती है उसका कारण क्या है, तो कारण देखते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से। बिल्कुल, जब हम किसी चालक के ऊपर, हर एक चालक में इलेक्ट्रॉन है और इस पर यदि हम एक वोल्टेज या एक ईएमएफ आरोपित करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब आरोपित करते हैं तो इसके अंदर मौजूद है उस इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स आरोपित होता है जिससे एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो दूसरे से टकराएगा, उसको धक्का मारेगा, दूसरा फिर आगे बढ़ेगा, वो तीसरे को धक्का मारेगा। इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आगे टकराते हुए बढ़ते हैं तब जो है इससे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यहां से एच हीट निकलनी शुरू होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से क्या है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉनों की हलचल से, हलचल मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ पड़े हैं और वो हिल रहे हैं, यहाँ है एक चीज पड़ी है वो एक ही जगह हिल रही है, दोनों में टकराव नहीं है। क्योंकि हीट जनरेट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है क्या होना चाहिए भी, घर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घर्षण। के यदि घर्षण नहीं है तो आपकी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हलचल मतलब घर्षण नहीं, हलचल तो अपने स्थान पे भी घूमते रहते हैं, उससे हर एक पदार्थ गर्म थोड़ी होता है। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रतिरोध से, प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है, प्रतिरोध पदार्थ का होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिरोध से ऐसा कुछ कारण लॉजिक नहीं दे सकते अपने। उसके बाद में ऊर्जा की हानि से, नहीं, ऊर्जा की हानि से नहीं है, हमारा उत्तर पहले ही मिल गया है। इनमें से कोई नहीं, हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक व्यावसायिक सीसा संचयक सेल में 13 प्लेट होती है, इसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि लेड एसिड सेल के अंदर जो नेगेटिव प्लेट है, कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसकी संख्या पॉजिटिव से एक अधिक रखते हैं। भी एक प्लेट नेगेटिव की ज्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है। तो यदि हम माने 13 प्लेट में से 6 है पॉजिटिव की और 6 है नेगेटिव की प्लेटें, तो नेगेटिव की 6 न होकर नेगेटिव की कितनी होगी भी, 7 होगी। तो पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी, 6। तो आपसे धनात्मक प्लेटों की संख्या पूछेगी तो उसकी संख्या सी यानी कि कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम रिक्स्थान संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, बहुत ही आसान है। प्रथम नियम जो है आपका वो है आपके आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। किस संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश। और द्वितीय जो नियम होता है वो आपका है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो पहला आवेश और दूसरा ऊर्जा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो भी सही हो जाएगा। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां भी। दो प्रतिरोधक R1 व R2 श्रेणी व समांतर में जुड़कर 10 ओम तथा 2.1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इस प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान क्या होगा? इसकी जगह यहां पर आपको इन प्रतिरोधकों का करना पड़ेगा, इन प्रतिरोधकों का मान क्या होगा। तो इसके लिए कुछ मैथ के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। दो प्रतिरोधक है R1 व R2, श्रेणी में जोड़ेंगे तो श्रेणी में टोटल रेजिस्टेंस जो आपका इस प्रकार से निकलता है कि R1 प्लस में R2 ये इक्वल होगा आपके श्रेणी में 10 ओम के बराबर, यानी कि R1 प्लस R2 RT के इक्वल है। ठीक है, तो समांतर के अंदर होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस में R2 इक्वल आपका समांतर में दे रखा है 2.1, यानी कि दो प्रतिरोध ये तो श्रेणी में है और ये दो प्रतिरोध यहां पर समांतर में है। तो इस प्रकार से यहां इस फॉर्मूले के अंदर हम यदि R1 प्लस R2 की वैल्यू ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू है 10, तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा कि R1 इंटू R2 ऑब्लिक 10 इक्वल टू 2.1। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो यहां पर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी R1 इंटू R2 की, और R1 इंटू R2 इक्वल हो जाएगा आपका 21 के। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला मैथ का पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला है मैथ में कि a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस 4a इंटू बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो a माइनस बी, a हमारा R1 होगा, b हमारा R2 होगा, तो ये मानकर करेंगे a माइनस बी, यानी कि R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका R1 प्लस में R2 की होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2 के। ठीक है, तो वैल्यू ऐड कर लेते हैं अभी। तो R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास है, R1 इंटू R2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये है 24 इंटू 21। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया आपका 10 की होल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 21 यानी कि 84, और इसको जब सॉल्व करेंगे 100 में से 84 गए तो ये आ गया आपका 16, और यहां पर बचा आपका R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर। ठीक है, हमें R1 माइनस R2 की वैल्यू यदि निकालनी है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, 16 का रूट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16, और R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी आपके 4 के। तो R1 माइनस R2 इक्वल है 4 के और R1 प्लस R2 इक्वल है 10 के, तो यहां हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें दो ही आंकड़े यूज करने हैं, मैं एक बार बाकियों को हटा देता हूं, पुश करके आप इन सबको रिकॉर्ड कर लेना, बाद में देखेंगे। बाद में आपके देखने के काम में आएगी, सबको लिख लेना भी क्योंकि जगह कम है। तो इस प्रकार से तो हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 10 है और R1 माइनस R2 इक्वल टू है आपका 4 के। ठीक है, अब ये दो समीकरण हमारे पास उपलब्ध है, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं, वैसे तो बहुत समीकरण बीच में ही बन चुकी थी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस में R2 इक्वल टू 10, R1 माइनस R2 इक्वल टू 4। इसको जब हमने सॉल्व किया तो R2 इसमें सेम वैल्यू आ गई, प्लस माइनस इसको हम काट देंगे तो हमारे पास बच गया यहां पर 2R1 माइनस 2R1 इक्वल टू 14 के। ठीक है ना, 10 प्लस 4 14, तो हमारे पास एक वैल्यू मिल गई है। इससे हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R1 इक्वल आ जाएगा आपका 14/2 और R1 आपका आ जाएगा 7 ओम। तो R1 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 7 ओम। तो R1 हमारा 7 ओम है। तो वैसे तो आंसर आ चुका है हमारा केस के अंदर, देखो 7 ओम किसका है, तो सी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है हमें, लेकिन हम R2 की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों में से किसी में भी R1 का वैल्यू रख सकते हो आप। तो R1 यानी कि 7 प्लस में R2 इक्वल टू 10, तो R2 इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 7, तो R2 हमारा आ जाएगा
3 ओम के इक्वल। तो R2 3 है, R1 7 है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा सही भी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका एक और तरीका है आसानी से यदि आप करना चाहो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन मैथ के यदि फॉर्मूले नहीं पता आपको तो इसको करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, ये प्रश्न आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जुगाड़ है एक तरीके का। ये इसमें आपका समय मेरे ख्याल से बचेगा। 6 और 4 10 है श्रेणी में, ठीक है, लेकिन हमें श्रेणी नहीं देखना, हमें समांतर देखना है। तो इन सब में से जल्दी से ऐसा वैल्यू देखनी है हमें कि जिसको हल करने पर हमें पैरेलल के अंदर वैल्यू जो है वो 2.1 ओम यानी कि कम से कम मान में प्राप्त हो जाए। तो पैरेलल में यदि हम देखेंगे तो 6 और 4, इसका जब करेंगे पैरेलल का 6 और 4 का, तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 बटा में 10, तो ये हमारा 2.4 आ गया, नहीं हुआ। 8 इंटू 2 पैरेलल में करना है, श्रेणी में नहीं, श्रेणी में 10 सबका आ ही रहा है, ठीक है। तो ये 16/10 1.6 नहीं आएगा। ये आ गया 7 और 3, तो ये हो गया 21 बटा में 10, तो यहां पर हमारा 2.1 आ गया। तो बहुत जल्दी हो गया ये। तो पैरेलल अगर इक्वेशन आपको पता लग जाती है कि पैरेलल में वैल्यू की दो डिस्टेंसों से हमारी टोटल इक्वल आ रही है, 2.1 के इक्वल आ रही है, जो भी यहां पे आंकड़ा हो, तो सबसे पहले पैरेलल से आप इन ऑप्शन से आंसर निकालने का प्रयास करोगे तो ज्यादा आपका टाइम जो है वो बचेगा, बजाय इस सारे फॉर्मूले को करने के। तो ये एक इसके अंदर ऑप्शन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का न्यूनतम ग्रहित आवेश का मान क्या होगा? मिनिमम जो एक पदार्थ आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। हमें पता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना आवेश मिनिमम है। इतना आवेश तो किसी ना किसी पदार्थ पर तो रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही है, प्रोटॉन पे भी इतना ही, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो आपसे न्यूनतम आवेश पूछा गया। यदि कोई एक चार्ज, इकाई चार्ज यदि अपने पास रखता है तो उसके पास ये वैल्यू होनी चाहिए भी। तो देख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कहां है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका ऑप्शन बी जो है वो 24वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका 24वां क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भी कि निम्न में से ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें लेंज का नियम लागू नहीं होता? तो लेंज का नियम इनमें से किस युक्ति के अंदर लागू नहीं होता, उस युक्ति के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका, वो है कि अल्टरनेटर। बिल्कुल अल्टरनेटर में लेंज का नियम लागू होता है। फिर है डीसी मोटर में भी लेंज का नियम लागू होता है। फिर है आपका ट्रांसफार्मर में भी लेंज का नियम लागू होता है। और इस प्रकार से नेक्स्ट अगर अपने चले एसी मोटर, तो उसमें भी लेंज का नियम लागू होता है। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी युक्ति में 10 ओम का नियम लागू नहीं होता, नहीं होने वाला बताना है आपको। तो इन सभी में लागू होता है, तो उपरोक्त सभी में नियम लागू होगा। ऐसा कोई नहीं है इस ऑप्शन के अंदर जिसमें ओम का नियम लागू ना हो भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित ब्लेड टाइप फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है? तो इस चित्र में जो ब्लेड टाइप फ्यूज दिखाया गया है वो क्लियर टाइप है भी। क्लियर टाइप मतलब इसके अंदर हमें कोई भी रंग नजर नहीं आ रहा। तो जो क्लियर टाइप ब्लेड टाइप फ्यूज होता है उसकी रेटिंग होती है 80 एम्पेयर। कितने एम्पेयर? 80 एम्पेयर। ये आपको याद रखना होगा। इसका पूरा चार्ट है, आपको नेट पे गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लेड टाइप फ्यूज उपलब्ध होते हैं। हर फ्यूज की एक कलर कोडिंग है और कलर कोडिंग उसकी एम्पेयर क्षमता को दर्शाता है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां कि वेबर प्रति एम्पेयर टन में मापित राशि है। तो वेबर WB प्रति एम्पेयर टन, इस इकाई के अंदर कौन सी राशि मापी जाती है? तो यह जो इकाई है ये आपकी है परमियंस की, यानी कि चुंबकशीलन। परमियंस को हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलन। याद होगा आपको रिलैक्टेंस, रिलैक्टेंस की इकाई होती है एम्पेयर टन प्रति वेबर। ये है चुंबकीय मार्ग में किसी पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा। तो परमियंस यानी कि चुंबकशीलन होता है किसी चुंबकीय पदार्थ द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में प्रस्तुत की गई सहायता। तो रिलैक्टेंस जो है उसकी इकाई तो है एम्पेयर टन प्रति वेबर। उसको उलट देंगे, उसका विपरीत प्रभाव जो आएगा वो आपका आएगा वेबर प्रति एम्पेयर टन, यानी कि ये होता है परमियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्श्व परिपथ की अनेक शाखाओं में, पार्श्व परिपथ समांतर परिपथ को कहते हैं भी, अनेक शाखाओं में यदि कोई एक शाखा खुला पथ हो जाए तो परिपथ की कुल धारा। तो एक छोटा सा हम पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। ये एक लैंप है, ये एक और लैंप ले लेते हैं, एक और लैंप ड्रा कर लेते हैं इसके अंदर। ये 3 लैंप आपके हो गए। तीनों के तीनों कौन से क्रम में भी है? ये समांतर क्रम में है। तीनों के तीनों समांतर में आ गए। अब मान लेते हैं ये भी 1 एम्पेयर ले रहा था, ये 2 एम्पेयर ले रहा था और ये 3 एम्पेयर ले रहा था। तो 2 और 3 5 और 1 6 टोटल एम्पेयर आपके कितने हो गए सर्किट के? 6 एम्पेयर। अब कह रहा है कि एक शाखा खुल जाए, पूरा ब्रांच नहीं खुला, एक ब्रांच सॉरी ओपन हो गई है। तो इसमें से एक ब्रांच को अपने ओपन करके देखते हैं।
कोई भी एक ब्रांच मान लेते हैं, ये ब्रांच हमारी ओपन सर्किट हो गई है, तो जैसे ही ओपन हो जाएगी तो इसके द्वारा ली गई धारा करंट का मान हो जाएगा भी 0 एम्पेयर। 0 एम्पेयर हो गया तो धारा के मान में पहले से कमी आएगी। 2 एम्पेयर ये ले रहा था, 3 एम्पेयर, अब टोटल एम्पेयर कितने हुए 5। तो देखते हैं क्या होगा, धारा शून्य नहीं होगी, अनंत हो जाएगी नहीं होगी, अपरिवर्तित नहीं, बढ़ जाएगी नहीं, धारा पहले से कुछ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.4 ओम का एक प्रतिरोधक है जो प्रति घंटे 16 एम्पेयर की धारा दर पर कार्य करता है। यदि 1 वर्ष में खपत की गई ऊर्जा का खर्च क्या होगा? आपको 1 साल की ऊर्जा का खपत बताना है यदि kWh मूल्य हो 2 रुपए 20 पैसे। तो सबसे पहले तो हम इसकी टोटल kWh ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही सरल फॉर्मूला है इसके लिए। आपको सबसे पहले वाटेज चाहिएगी, तो वाटेज निकालने के लिए हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। हमें I दिया गया है, हमें R दिया गया है, तो हमें P पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। तो सबसे पहले हम I स्क्वायर R ज्ञात कर लेते हैं। तो 16 की स्क्वायर इंटू 0.4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 102.4 वाट। तो यानी कि ये वाटेज जो है वो आपकी इतनी वाट है, 102.4 वाट है। तो 102.4 वाट है और पूरे 365 दिन काम कर रही है। पूरे 365 दिन काम कर रही है। 1 वर्ष में खपत की गई ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये बंद नहीं हो रही है, लगातार चल रही है, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 102 यानी कि वाट 0.4 इंटू हावर। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। और कितने साल का? 1 साल का। तो इंटू करेंगे 365 और बटा में इसके 1000 लगा देंगे इसको kWh में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, आ जाएगा आपका 897.024 kWh यानी कि 897.024 kWh आ जाएगा। अब हमें 1 साल का बिल बताना है, तो यूनिट के रेट जो है वो है 2.2 यानी कि 2 रुपए 20 पैसे। तो इसका गुना कर देंगे 897.024 से, तो ये इक्वल आएगा आपका 1973.45 रुपीज। तो आपका 1973.45 रुपए आपका बिल आ जाएगा। जो ऑप्शन ए आपका दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वायरिंग में 2 तारें ए व बी, 2 तारें ए जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, व बी जो ए की लंबाई से 3 गुनी व कटाक्ष क्षेत्रफल में 2 गुनी है, तो बी का प्रतिरोध। तो 2 तारें दे रखी है, दोनों तारों को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ये तार है ए और एक तार यहां बना लेते हैं बी। तो ए है तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो ए तार का रेजिस्टेंस वैल्यू हमें दे रखा है कितने ओम? 20 ओम। बी जो ए की लंबाई से 3 गुनी है, जो बी है उसकी लेंथ ए से 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना। वह कटाक्ष क्षेत्रफल में दुगनी है, यानी कि इसका जो एरिया है, इसकी लेंथ जो है बी की, ये तो है 3 गुना, और जो एरिया है वो है इसका ए से 2 गुना। तो हमें ज्ञात करना है रेजिस्टेंस वैल्यू बी की। तो बी की रेजिस्टेंस वैल्यू ज्ञात करने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बटा में ए। तो रो की जगह हम यहां पुराना प्रतिरोध या ए का प्रतिरोध ऐड कर सकते हैं। एक जुगाड़ है ये, एक तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो 20, लेंथ कितनी है अभी 3, और ऑब्लिक में एरिया कितना है उससे 2 गुना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया आपका 10 पे, तो ये आ गया आपका 30 ओम। सॉरी, मैं यहां कर देता हूं इसको। ये आ गया आपका 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा बी का वो कितने ओम आ जाएगा? भी 30 ओम आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लैंप 60 वोल्ट की वोल्टता पर 3 एम्पेयर की धारा लेता है। 60 वोल्ट की वोल्टेज है, 3 एम्पेयर की धारा लेता है। इस लैंप के श्रेणी में जुड़ने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए जब यह 220 वोल्ट की वोल्टता पर उसी शक्ति से कार्य करे जिस पर वो पहले करा था। तो सबसे पहले हम इसकी पी ज्ञात कर लेंगे, पावर V, और ये रही I, तो V इंटू आई यानी कि 60 इंटू 3, तो पावर आपकी आ जाएगी 180 वाट। तो 180 वाट शक्ति ही खपत होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो रेजिस्टेंस 60 वोल्ट पर काम कर रहा था, अब उसे काम करवाना है हमें 220 वोल्ट पर। तो 220 वोल्ट हमारे पास नई वोल्टेज है 220 वोल्ट, और पावर हमारे पास गिवन है ये है 180 वाट ही होनी चाहिए। और हमें अब इसका एक बार रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा, हमें आर इसका चाहिएगा भी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला बहुत आसान है, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो निकाल सकते हैं, वी है आपका 220 इंटू 220 ऑब्लिक 180 यानी कि P। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये कट जाएगा आपका, यहाँ 9 से गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखते हैं क्या आया आपका। तो ये आ गया आपका 2420 बटा में 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा
268.88 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस जो इस वोल्टेज 220 पे आपको सेम वाट चाहिए वो 268.88 ओम होना चाहिए भी, ठीक है ना, 8 9 या 8 8 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इसका प्रतिरोध है कितना, तो पहले ये प्रतिरोध जब इस रेटिंग पे था 60 वोल्ट पे और 3 एम्पेयर, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था, तो पुराना रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितना था भी। तो R बराबर हो जाएगा V बटा में I, यानी कि 60 बटा में 3 यानी कि 20 ओम। तो पहले रजिस्टर ओम, नया जो हमें चाहिए वो चाहिए 268.8 ओम, 268.88 ओम हमें नया रेजिस्टेंस चाहिए। तो प्रश्न देखिए ध्यान से कि वोल्टा पर उसी शक्ति से कार्य करे तो हमें इस लैंप के श्रेणी में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो हमें 20 ओम रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना है 268.88 ओम में, तो हमें कितने का और लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा है कि हमें कितने का और लगाना है। तो 268.88 में से 20 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वह रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो ये होगा 248.88 या 89 जो आपका होगा ओम, ये हमें इतना रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा आपका वो डी आ जाएगा भी। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। आपसे अगर पूछता कि कितना ओम करना पड़ेगा तो आप 268.88 कर सकते थे, लेकिन आपसे कह दिया गया है कि कितना और जोड़ना पड़ेगा। तो 20 तो था ही, तो उसके साथ हमें 248.88 का रेजिस्टेंस और जोड़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिखाए गए परिपथ में से प्रवाहित कुल धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी परिपथ ओपन है तो ये रेजिस्टेंस गणनाओं में शामिल नहीं होगा। ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। ये 3 और ये 2 ओम दोनों है पैरेलल के अंदर, पैरेलल में इनका टोटल रेजिस्टेंस यदि करेंगे तो ये आएगा 1.2 ओम। तो 1.2 और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इस 1.2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ फिर सीरीज में आ गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस हो गया 2.2 ओम। तो इस जगह एक रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.2 ओम का। ये 2.2 ओम का ये रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में आ गया। ब्रांचेस आपको हल करनी आनी चाहिए, मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूं। 2.2 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आप करोगे पैरेलल के रूल से तो ये आ जाएगा आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 1.04 के आसपास। ये 1.04 और ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये दोनों इस पास सीरीज में आएंगे, सीरीज में आएंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2.04 या अप्रोक्सीमेट कह सकते हो 2 ओम के इक्वल। अब हमारी वोल्टेज है 18 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा 2.04। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका जो करंट आएगा वो आएगा 9 एम्पेयर। थोड़ा सा 9 एम्पेयर से कम आएगा कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये 9 एम्पेयर है। तो सी हमारा आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में। तो फ्यूजिंग फैक्टर का जो सही फॉर्मूला है वो क्या है। तो फ्यूजिंग फैक्टर का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट जो है वो और फ्यूज की करंट रेटिंग का अनुपात। तो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और जो फ्यूज की करंट रेटिंग है उसके अनुपात को हम फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। तो देखते हैं, करंट रेटिंग न्यूनतम नहीं, ये गलत है। अधिकतम फ्यूजिंग करंट नहीं, गलत है। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, अधिकतम फ्यूजिंग करंट नहीं, ये गलत है। अधिकतम फ्यूजिंग नहीं, गलत है। तो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग, बिल्कुल ई जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल फ्यूजिंग फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चित्र में समान मान के 3 प्रतिरोधकों के 3 भिन्न भिन्न एक्स, वाई और जेड संयोजित प्रदर्शित किए गए हैं। इन संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध यदि निम्न से उच्च की ओर देखा जाए तो इनका सही क्रम क्या होगा। तो आपको सबसे पहले सबसे लो रेजिस्टेंस देखना है, यानी कि सबसे पहले यदि किसी का रेजिस्टेंस 1 ओम आता है तो वो देखना है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे देखना है आपको वो देखना है, पहले 1 नंबर पे 1 ओम का देख लिया है, फिर उसके बाद जिसका ज्यादा आ रहा है 2 ओम का वो देखना है, फिर ज्यादा आ रहा है 3 नंबर का वो देखना है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस किसका आता है। तो हम इनकी इक्वल वैल्यू ले लेते हैं, 1 ओम का, 1 ओम का और 1 ओम का। तो ये दोनों पैरेलल के अंदर है, ठीक है, 1 और 1। इस पहले कॉम्बिनेशन एक्स के अंदर ही देखेंगे तो इसको 1 माने, इसको 1 माने, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/1 यानी कि 0.5 और 0.5 + 1 इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 1.5 ओम। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर 2 रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर, तो ये 1 का है, ये 1 का, ये भी 1 का, तो 1 1 2 और 2 1 के अपोजिट है यानी कि इसके पैरेलल में है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका दोनों सीरीज में है तो ये हो गया 2, ये ऊपर हो गया 1, तो ये आ गया आपका 2/3 यानी कि 0.66 ओम के इक्वल आ जाएगा। कॉम्बिनेशन जेड है, तीनों इक्वल 1-1 ओम के यदि हम माने तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33 ओम। अब क्या कह रहा है हमारा सर्किट, तो हमें इन संयोजकों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो निम्न से उच्च की ओर, सबसे कम किसका है, सबसे कम है आपका जेड का,
ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ज्यादा देखा जाए तो ये है y का, और उसके बाद में जो देखा जाए सबसे ज्यादा तो वो आएगा आपका x का। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ZYX हो जाएगा। तो ZYX जो है आपका वो ऑप्शन बी सही है। तो ZYX आपका सही उत्तर है। इसका आंसर शायद आंसर की में गलत था, डी लगाया गया था, तो डी इसका सही नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ZY&X। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मटीरियल इज हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। द मटीरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी, ऐसा पदार्थ जिसकी रिटेंटिविटी अर्थात धारणा शक्ति, रिटेंटिविटी को क्या बोलते हैं अभी, धारणा शक्ति या धारणा क्षमता भी कह सकते हैं, यानी कि चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता रिटेंटिविटी है। तो एक ऐसा मटेरियल है जिसकी लो रिटेंटिविटी है, यानी कि धारणा शक्ति का मान बहुत ही कम है, तो उससे क्या बनाए जा सकते हैं। तो धारणा शक्ति का मान जिन पदार्थों का ज्यादा होता है उससे तो बनते हैं परमानेंट मैग्नेट, और जिन पदार्थों की धारणा शक्ति का मान जो बहुत ही कम होता है उनसे बनते हैं आपके टेम्परेरी यानी कि अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक जिन्हें हम कहते हैं वो। तो इसका आंसर जो है वो भी सही हो जाएगा भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। तो इनमें से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। तो मौजूद रहने का बात है कि लोहे के चारों ओर। अब एक लोहे के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र रहता है, नहीं, ये हमें पता है नहीं रहेगा। खाली लोहा जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा जब तक इसको मैग्नेटिक एरिया में रखा ना जाए। तांबे के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा जब तक कि उसमें से करंट ना फ्लो की जाए। गतिमान आवेश, कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये चार्ज यदि फ्लो कर रहा है, यदि ये गतिमान है तो ये जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है करंट फॉरवर्ड फ्लो हो रही है। तो हर एक करंट प्रवाहित चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये हमें पता है। तो इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्लेट नहीं होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ उन्हीं पदार्थों के चारों ओर रहेगा, या तो वो खुद चुंबकित हो, परमानेंट मैग्नेट बने हो, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट मैग्नेट का इंडिकेट करता हो, और या ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से धारा जा रही हो, तो करंट जिसमें फ्लो होगी उसी के अंदर ये होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सिर्फ और गतिमान आवेश के चारों ओर। तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि चुंबकन तीव्रता व चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को जाना जाता है सस्पेसिबिलिटी के नाम से। तो ये जाना जाएगा आपका ई यानी कि सस्पेसिबिलिटी के नाम से। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चार्जिंग के दौरान सीसा तेजाब सेल का विद्युत अपकटे विलयन शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि चार्जिंग के दौरान जो विलयन है वो तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है, ये इससे इंडिकेट कर सकते हैं। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सत्य है। चार्जिंग के दौरान आपको पता है कि रासायनिक क्रियाओं के दौरान H2SO4 का निर्माण होता है। H2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और आपका ये है एसिड है, तो विलयन की पावर को ये क्या करता है, भी ताकत को बढ़ाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए यानी कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे समानांतर चालकों के बीच का बल व्युत्क्रमणापाती होता है। दो लंबे समानांतर चालक, दो चालक हैं इस प्रकार से समानांतर आमने सामने रखे गए हैं, इनके बीच का जो बल विलोमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां कुलाम के नियम को हम थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के, तो दूरी के वर्ग के। तो चालकों के बीच की दूरी के जो है वो विलोमानुपाती होता है, लेकिन दूरी के भी नहीं होता, दूरी के वर्ग के। लेकिन हमें सिर्फ व्युत्क्रमणापाती या विलोमानुपाती पूछा है, तो चालकों की त्रिज्या के नहीं है, चालक में प्रवाहित धारा के नहीं है, दोनों चालकों में से प्रवाहित धारा के नहीं है, इनके तो समानुपाती होगा। और जो चालकों के बीच की दूरी है उसके क्या होता है, भी विलोमानुपाती, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में फ्लक्स का महत्व क्या है। तो फ्लक्स का जो महत्व है, शरण से, शरण मतलब जंग लगने से बचाना नहीं जी, ताप को अधिक बढ़ने से रोकना नहीं है, ताप नहीं रोक सकता। ताप जो है वो आपका सोल्डर आयरन बढ़ाएगा, उसे हम कैसे कंट्रोल कर लेंगे, वो तो आयरन पर जब आप करंट देना बंद कर दोगे तब वो टेम्परेचर कंट्रोल होगा। जॉब की सतह से ऑक्साइड को हटाना, बिल्कुल, जॉब जब काम करते हैं, जब भी किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत आ जाती है, उस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम फ्लक्स लगाते हैं। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो सही हो जाएगा। नमी को जॉब तक पहुंचने से रोकना, जब हीटिंग प्रोसेस चल रही है तो नमी तो वैसे ही वाष्प बन के उड़ जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। हमें हमारा आंसर मिल गया है जो है सी, जॉब की सतह से ऑक्साइड को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक पर अंकित है 85K5G के अनुसार प्रतिरोधक का मान व सहिष्णुता टॉलरेंस क्या है। तो बहुत आसान है, 85K, K की जगह पॉइंट लगा दोगे और 5 बीच में K है, K की वैल्यू होती है 1000, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो ये बनेगा आपका 855, इसके आगे लग जाएंगे 2 जीरो, यहां तक तो रेजिस्टेंस वैल्यू आ गया आपकी ओम में। तो ये आ गया आपका 85,500 ओम का तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस वैल्यू के लिए आपको इस इंग्लिश अक्षर G को देखना पड़ेगा। तो G की जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस
2%। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो देख लीजिए, 85,500 कहाँ लिखा है, तो 85,500 यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। और लेकिन टॉलरेंस जो है वो 2%, वो एक ही ऑप्शन में होगी, तो यहां 2% टॉलरेंस ये रही है हमारी। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो है सही हो जाएगा। सी सही नहीं है, डी सही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थ कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे अधिक उत्तम रहता है? तो अर्थ कंडक्टर की जो लेंथ इंक्रीज करनी है, अर्थ में सिंगल वायर होती है भी, एक सिंगल वायर जो 8 SWG की GI या कॉपर वायर आप यूज करते हो, कंटिन्यूटी कंडक्टर जो होता है उसको जमीन से इस प्रकार से जुड़ा है और उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, तो दोनों वायरों के बीच में एक ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। यहां जो ज्वाइंट लगाए जाएंगे जिसको प्रेफर किया जाता है सबसे अधिक, वो होता है आपका मैरिड ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? मैरिड ज्वाइंट काफी मजबूत रहता है इस प्रकार की कंटिन्यूटी में, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने के लिए मैरिड ज्वाइंट सबसे बेहतरीन है सिंगल कंडक्टर के अंदर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है आपने। पहला देखते हैं, लोह कोर में न्यूनतम एडी धारा होती है। नहीं जी, लोह कोर में एडी की धारा न्यूनतम नहीं कह सकते, बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी लोह कोर के अंदर, तो ये सत्य नहीं है। लैमिनेटेड लोह कोर में न्यूनतम एडी धारा हानि होगी। लैमिनेटेड एडी करंट, तो लैमिनेटेड कोर के अंदर एडी करंट का मान सबसे कम होगा। हाँ बिल्कुल कम होगा, ठीक है, लेकिन जब तक बाकी ऑप्शनों की तुलना नहीं करेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं। अभी कठोर लोह में न्यूनतम एडी करंट होगा? नहीं, कठोर लोह में तो बहुत ज्यादा एडी करंट होगा, ये नहीं हो सकता। वायु कोर में न्यूनतम एडी करंट, बिल्कुल वायु कोर, कोई कोर ही नहीं है, एयर है, खाली एक कुंडली है और उसको हमने इस प्रकार से हवा में ही बना दिया, कोई इसके अंदर कोर मटेरियल ही नहीं है। जब कोर मटेरियल नहीं है तो कोई एडी करंट हानि नहीं होगी। तो सबसे कम जो एडी करंट हानि इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो डी ऑप्शन में निकल के आता है। तो ये था आपका आंसर 43 का। नेक्स्ट चलते हैं 44 44वें क्वेश्चन पर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिखा गया है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तांबे के उपयोग से दो धातु तार ए और बी बनाए गए हैं। ए की त्रिज्या आर है जबकि इसकी लंबाई एल है। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं कि एक तार है ए, इसकी रेडियस आर है, उसकी लेंथ जो है वो एल है। हम छोटे से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। एक डीसी वोल्टेज वी तार ए के पार लगाया गया है। तो यहां एक तार लेते हैं, यहां एक वोल्टेज आरोपित कर देते हैं, इस जगह पर ये वी लगा दिया गया है, जिससे ए पर बिजली का अपव्यय होता है, यानी कि लॉस कर रहा है आपके पावर का। तो यहां पावर ली गई है। तार बी की त्रिज्या 2r है। एक तार और है, ये बी जो तार है इसकी जो रेडियस है वो है 2r और इसकी लंबाई 2l है, इसकी लेंथ है वो 2l है और वह डीसी वोल्टेज वी के पार लगाया गया है। और यहां इसके सिरों पर भी एक वोल्टेज आरोपित की गई है, सेम वोल्टेज है, डीसी है, यहां पर भी आरोपित कर दिया गया है। बिजली का अपव्यय P2 है, तो इसका जो बिजली अपव्यय है वो है P2। निम्नलिखित में से P और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? P और P2 के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा संबंध सही है? तो सबसे पहले हमें हीट देखनी पड़ेगी, जो हीट या लॉसेज जो भी है, पावर है, तो P इक्वल टू होता है आई स्क्वेयर इंटू आर के, आई स्क्वेयर इंटू आर के। अब वोल्टेज जब दोनों में सेम है, यहां भी वोल्टेज सेम है, यहां भी वोल्टेज सेम है, तो वो कारक हम गणना में नहीं लेंगे। तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो आपकी चेंज ऑफ करंट जो है उन दोनों को बता देगा। भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो करंट चेंजिंग को भी बताएगा और वही पावर चेंजिंग बताएगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का डिफरेंस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो तार ए है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। कितने ओम? 1 ओम है, ठीक है। इसका जो आपकी त्रिज्या थी वो भी 1 है, लेंथ थी वो भी 1 है, तो रेजिस्टेंस भी हम 1 ओम मान लेते हैं अपनी तरफ से। तार बी है, इसकी त्रिज्या डबल है, 2r है और लेंथ जो है वो 2l है। इसके अकॉर्डिंग यदि इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? तो तार बी का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 1 इंटू लेंथ इसकी 2 है, डबल है, और इसकी त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाएगी तो इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल वो आपका 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 4 गुना। तो ये आएगा, इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपका 2/4 यानी कि 0.5 ओम आ जाएगा। तो जो कॉइल बी है उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 0.5 ओम आ जाएगा। अब पावर का जो इनका अंतर पूछा गया है वो क्या है? तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में P और P2 के बीच में क्या संबंध है, अर्थात तार ए द्वारा ली गई पावर और बी द्वारा ली गई पावर के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक बात ध्यान से देखिए भी, अब यहां 0.5 ओम है, यहां वोल्टेज हम 1 माने, यहां वोल्टेज भी 1 मान लेते हैं, तो P1 जो है आपकी पावर या P जो पावर है आपकी ए तार द्वारा ली गई, उसका जो मान आएगा वो आएगा 1 वाट। कितने वाट आ जाएगा? 1 वाट। और जो इसकी पावर आएगी वो आएगी 1/0.5, तो ये आ जाएगा आपका 2 वाट। कितने वाट? 2 वाट। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया? तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। P1 बराबर P2, नहीं, इसका 1 वाट है, ये 2 वाट के बराबर नहीं हो सकता, गलत है। P बराबर P1/2, तो P जो 1 वाट थी, P बराबर थी हमारी 1 वाट, तो क्या ये P1/2 के इक्वल है? तो देखते हैं, P1 हमारी है 2 वाट, तो 2/2 बराबर आ गया 1 वाट, बिल्कुल हाँ। तो ये भी 1 वाट है, ये भी 1 वाट, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो बिल्कुल राइट लग रहा है। P1 इक्वल 4P
P जो है वो बराबर है 4P1 के, नहीं 4 गुना ज्यादा नहीं है उससे, और P बराबर P1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 2P1 यानी कि उससे दुगनी भी नहीं है, तो ये उससे आधी है भी। तो P जो है वो P1 से आधी है, यानी कि कॉइल B की जो पावर है उससे कॉइल A की पावर जो है वो आधी है, हाफ है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काले रंग की नोब वाली एमसीबी के बारे में पूछा गया है, तो बहुत आसान उत्तर है। काले रंग की नोब वाली एमसीबी का प्रयोग होता है डीसी परिपथों के अंदर भी। नीले रंग की नोब वाली है वो एसी मोटर में होता है। प्रकाशीय परिपथ के अंदर हरे रंग की होती है। मुख्य आपूर्ति पर लाल रंग की होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी है, जिसपे ज्यादा मैंने राइट के निशान लगा रखे हैं, ये सही है। बाकी तो आपको बताने के लिए मैंने समझाया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्निको में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती? तो एल्निको में होता है एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और तांबा। एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा एल्निको के अंदर होता है। एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, तांबा तो लोहा होता है, तो तांबा इसके अंदर उपस्थित नहीं होता। तो हमारा जो आंसर सही है वो तांबा नहीं होता। तो एल्निको एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहे से मिलकर बनता है। एल्कोनेक्स के अंदर तांबा होता है, एल्कोनेक्स के अंदर तांबा है, लेकिन एल्निको में तांबा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार प्रतिरोध, एक तार यहां पर का लगेगा, एक तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 ओम है। तो इस तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक फॉर्मूला है RT इक्वल टू R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। तो इस फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। हमारे पास दो अलग अलग तापमान पर दो अलग अलग प्रतिरोध वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। RT, एक बार RT हम मान लेते हैं 5 ओम, इक्वल है ये R0 1 प्लस अल्फा गिवन नहीं है, T है कितना भी 50, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं 6 बराबर, यानी कि 100 डिग्री पे जो है R0 1 प्लस अल्फा नहीं है हमारे पास, तो ये आ गया 100 इस प्रकार से। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि R1 और R2 को यदि हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये बचेगा 5/6 इक्वल हो जाएगा, R0 से R0 आपका कट गया है। तो इस प्रकार से सॉल्वेशन हो जाएगा इसका 1 प्लस अल्फा इंटू 50 और 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वज्र गुणा होगा, तो 5 का गुणा हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100, और ये इक्वल हो जाएगा 6, ब्रैकेट में कर लेते हैं इनको इस प्रकार से 1 प्लस अल्फा 50। ओके, इसको सॉल्यूशन किया तो ये आ गया 5 प्लस में 500 अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा 6 प्लस में 300 अल्फा के, ठीक है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू गिवन कर लेते हैं अपने। तो हमारे इसको सॉल्यूशन करने से अल्फा बराबर आ जाएगा 1/200। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें अल्फा गिवन मिल गया भाई। जैसे ही हमें अल्फा मिल जाएगा तो हम इसमें और इसमें दोनों में किसी में भी अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो हमें मान मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या मिला भी हमें। तो हमें अल्फा मिल चुका है, तो हम लिखेंगे कि 5 इक्वल टू R0 1 प्लस 50 इंटू अल्फा की वैल्यू है आपकी 0.005, और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 50 का मल्टीप्लाई यदि हम 0.005 से करेंगे तो यहां पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर आपका 1 प्लस में 0.25, तो ये है, और यहाँ R0 है इक्वल टू है ये 5 के। तो 5 इक्वल टू हो गया आपका R0 इंटू 1.25। तो R0 जो इक्वल आएगा आपका, इसको सॉल्यूशन करेंगे जब R0 बराबर आ जाएगा ये 5/1.25, तो R0 गिवन आ जाएगा आपका 4 ओम। तो यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी आपकी R0 की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शित परिपथ की कुल धारा का मान क्या होगा? तो सर्किट के अंदर आपको टोटल करंट जो है वो ज्ञात करनी है। ये आपका किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है, और किरचॉफ का कौन सा नियम यहाँ पर लागू होगा वो आपको देखना पड़ेगा। एक बंद लूप है भी, लूप समीकरण है, मैश है ये एक। तो इसके अंदर हम जो लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं केवीएल। क्या लगाएंगे भी? केवीएल। तो केवीएल के थ्रू इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो केवीएल क्या था भी? केवीएल था कि सिग्मा ई इक्वल टू होगा सिग्मा आई इंटू आर के, ठीक है। सिग्मा ई कितनी वोल्टेज है देख लेते हैं, मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। वैसे डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है तो हम इसी को मानकर चलते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इस प्रकार से करंट जा रही है आपकी।
हम इंडिकेशन दे देते हैं सारा, उसी के हिसाब से कर लेते हैं, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यूं इस प्रकार से, ठीक है। तो सिग्मा ई, यहां से डायरेक्शन कर्व ऑफ करंट देखा जाए तो ये फर्स्ट जो वोल्टेज है 9 वोल्ट, इसके अंदर से करंट जो फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से, तो इसकी वोल्टेज 9 वोल्ट पॉजिटिव में आ जाएगी। फिर आगे जाएंगे, यहां देखा तो इस बैटरी की 3 वोल्ट है, ये नेगेटिव में, तो 9 - 3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। अब इसके अंदर एक ही करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को हम I1 मान लेते हैं, भी I1 यहां पे फ्लो है। तो रेजिस्टेंस जुड़े हैं 3, तो देखते हैं यहां से क्या फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो यहां से देखेंगे तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है 12 ओम का, इसको यहां से, इसको सॉरी हम फर्स्ट रेजिस्टेंस को मानते हैं, चलो यहां से कर लेते हैं। तो I इंटू 4 प्लस में I इंटू 8 प्लस में I इंटू 12, ठीक है। इसमें कॉमन आपका I आ गया, तो ये आपका बच गया है ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 9 - 3 यानी कि 6, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 12 24, तो आपका I बराबर आ गया है यहां पर, सॉरी I ब्रैकेट में 24। तो हमें ज्ञात करनी है I की वैल्यू I रही रहेगा, 24 जो है वो उधर चला जाएगा, तो हमारा I इक्वल टू आ जाएगा 6/24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6 एंड 6 × 4 = 24, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 एम्पेयर। अब 0.25 एम्पेयर जो हमारा आया पॉजिटिव आया, यानी कि जो डायरेक्शन हमने मानी वो बिल्कुल सही थी, तो हमारा जो इसका आंसर जो आ जाएगा सही वो होगा आपका डी। आंसर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर यहाँ साइन नेगेटिव का आता तो हमारी द्वारा मानी गई डायरेक्शन जो है अलग होती, लेकिन हमने डायरेक्शन जो है वो डायग्राम के अनुसार ही ले ली, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.25 एम्पेयर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एक गैर ओमिक प्रतिरोधक का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गैर ओमिक यानी कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। कार्बन कंपोजिशन कार्बन है, तो ओम के नियम का पालन बिल्कुल ये करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा ये। मेटल फिल्म, बिल्कुल मेटल फिल्म जो है वो आपका ओम के नियम का पालन करता है। वोल्टेज डिपेंडिंग वीडीआर, वीडीआर जो है वो वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है, वो करंट डिपेंडिंग नहीं है, ओम के नियम पर काम नहीं करता। तो ये ऑप्शन जो है आपका, देखो प्रश्न के अनुसार कार्बन और जो मेटल फिल्म है ये दोनों के दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं, लेकिन प्रश्नानुसार ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वोल्टेज डिपेंडिंग बिल्कुल ओम के नियम का पालन नहीं करता। उसके बाद लाइट डिपेंडिंग यानी कि एलडीआर ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो सी और डी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई पे चलते हैं, सी और डी दोनों, तो हमारा ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वह युक्ति कौन सी है जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस है जो इसके अंदर काम में आई है। एक पोल, एक पथ कुंजी, वन वे स्विच बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। माध्यमिक कुंजी, इंटरमीडिएट स्विच, डीपीआईसी डबल पोलर आयरन क्लैड जो स्विच है वो भी करंट को कंट्रोल करती है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी करंट को कंट्रोल करता है। तो ये चारों की चारों युक्तियां हैं, सर्किट को ऑन ऑफ कर सकती है, करंट को अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोलिंग का काम कर सकती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट जो 8वां था, जो हमने 25/9/2021 को लिया था। इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि फिर भी आपको इस टेस्ट से रिलेटिव कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके 9वें टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो आपका अभी 2 तारीख को मैंने लिया था, 2 तारीख शनिवार, 2 अक्टूबर शनिवार को जो टेस्ट लिया गया था उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।